वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एनीफिल्डम। आज हम आपको एक नया मानवा सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है एडिक्टेड टू यू। तो फिर चलिए चैप्टर 1 का शुरुआत करते हैं। इस दुनिया में काफ़ी सुपर पावर्स एग्जिस्ट करता है, जैसे सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ, रीजेनरेशन, टेलीपोर्टेशन, एक्सरे विजन, फायर, वाटर, प्रिकॉग्निशन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस। आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करेगा आपके पास सुपर पावर्स है या नहीं। जिनके पास सुपर पावर्स होता है उन्हें वेक्टर्स कहा जाता है, और जिनके पास सुपर पावर्स नहीं है उन्हें जीरोस कहा जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जियून मिडिल स्कूल दिखाया जाता है जो जियून फाउंडेशन चलाता है, और ये बहुत फेमस स्कूल होता है साउथ कोरिया में। गेट के सामने हमें 2 बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें लिखा है आप बिना परमिशन के कुछ पार्क नहीं कर सकते हैं। मेन गेट से सिर्फ वेक्टर जा सकते हैं, जीरोस मेन गेट यूज नहीं कर सकते, आप लोग पीछे वाले गेट से जा सकते हैं। फिर स्याउन बोलने लगती है जो इस कहानी का मेन लीड है। हमें छोटी उम्र से ही अलग अलग पढ़ाकर बड़ा किया जाता है। हम क्या है और दुनिया वाले हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। लेफ्ट साइड के तरफ वेक्टर हॉल, जिम, लाइब्रेरी मिलेगा। राइट साइड में जीरो हॉल और डम्पस्टर मिलेगा। हर दिन हमें ये सिखाया जाता है कि वेक्टर्स कितने ग्रेट होते हैं। लेक्चरर जो लेक्चर ले रहा होता है वो बोलता है इस दुनिया में सब मिला जुला के 43% पॉपुलेशन म्यूटेंट्स होते हैं, जो म्यूटेंट्स या वेक्टर्स होते हैं जिनके पास सुपर पावर्स होते हैं, और हमें उनके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। ये सही है, वो लोग ईश्वर का तोहफा है, ह्यूमन एवोल्यूशन में अगला कदम और अनलिमिटेड पोटेंशियल का जीता जागता प्रूफ। फिर तभी लड़की मन में सोचता है क्या ये लोग सच में ईश्वर का तोहफा है। तभी टीचर बोलता है बच्चे बोर्ड पे देखो, ये जो पॉपुलेशन रेशियो है ये तुम्हारा एग्ज़ाम में आएगा, सो मेक श्योर करना कि तुम लोग लिख लो और भूलना मत तुम जीरोस वेक्टर्स के बदौलत इस सक्सेसफुल और वंडरफुल वर्ल्ड में हो। इसलिए तुम लोगों को उनके साथ रहने के लिए हमेशा उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। फिर टीचर देखता है स्याउन कहीं खोई खोई ऐसी है, तो स्याउन से पूछता है तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे हो। फिर स्याउन टीचर को बोलता है मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर टीचर स्याउन को पूछता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि पॉपुलेशन रेशियो एग्ज़ाम में आएगा। तब जाके स्याउन टीचर को जवाब देता है अपनी शक्तियों के साथ पैदा होता है वो वर्ल्ड के पॉपुलेशन का लगभग 42.5% हिस्सा होता है। लिक्सिस जो अपने ज़िंदगी में बाद में अपने पावर्स डेवलप करते हैं जो लगभग 0.5% होता है, और बचा हुआ 57% जीरोस होता है जिनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं होता। फिर स्याउन बोलता है टीचर को क्योंकि सुपर पावर्स पास ऑन होता है पेरेंट्स से चाइल्ड में, तो वेक्टर्स उतनी ही शक्तियों के साथ पैदा होता है जितना उनके मॉम डैड के पास होता है। हालांकि वो जो स्पेसिफिक पावर्स मैनिफेस्ट करता है वो कंप्लीटली रैंडम होता है। उनके पास जो पावर्स होता है उनके बेसिस पे उनके जगह डिसाइड किया जाता है सोसाइटी में। और उस ग्राफ को देखिए, सबसे नीचे जो वेक्टर्स है उन्हें नेचुरल्स कहा जाता है, जो इस दुनिया में बहुत कॉमन है क्योंकि उनके पास सिर्फ एक तरीके का पावर्स होता है, और जिनके पास 2 तरीके का पावर्स होता है उन्हें जनरल्स कहा जाता है। वेक्टर्स जिनके पास 3 तरीके का पावर्स होता है या उससे भी ज़्यादा होता है तो उन्हें हायर लेवल्स में गिना जाता है, और शुरुआत फ्लैट से होता है जिनके पास 3 तरीके का पावर्स होता है, फिर मेयर्स जिनके पास 4 तरीके का पावर्स होता है, और फाइनली यूनिवर्स जो सुपर लेवल्स के होते हैं क्योंकि उनके पास 5 तरीके का पावर्स होता है। और क्योंकि यूनिवर्स बहुत रेयर होता है तो इस पूरे कंट्री में सिर्फ 6 यूनिवर्स ही है, और ब्ला ब्ला ब्ला। वेक्टर्स को रिच बैंड्स दिया जाता है जो उनके पावर्स का टाइप्स और क्वांटिटी दर्शाता है। उन्हें उनके रेयरिटी और एबिलिटीज को मास्टर करने के ऊपर उनका लेवल्स डिसाइड होता है। साथ में पावर और स्टैमिना भी पता चलता है।
लेकिन ये सब कुछ मैटर नहीं करता जब एक जीरो इन्वॉल्व होता है। जीरोस को पावर्स विरासत में नहीं मिलता, इसीलिए गवर्नमेंट वेक्टर और जीरोस को अलग अलग रखता है। हालांकि लिक्सिस रेयरर उतना ही वैल्यूएबल है जितना यूनिबल, जो पावर को और डेवलप कर सकता है, जिससे उनके पास इतना पोटेंशियल हो जाएगा कि वो दूसरों को पीछे छोड़ देंगे। टीचर हैरान होकर स्याउन को बोलता है, बस इतना काफ़ी है। फिर टीचर सभी स्टूडेंट को पूछता है, क्या तुम सब लोगों ने स्याउन का बात सुना? और टीचर स्टूडेंट को कहता है, तुम लोगों को भी स्याउन की तरह फ्लुएंटली बोलना सीखना चाहिए इस सब्जेक्ट के ऊपर। फिर स्याउन टीचर को पूछता है, सर क्यों हमारे साथ इतना भेदभाव किया जाता है, क्योंकि हम जीरोस है? तब टीचर थोड़ा नर्वस हो जाता है और कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, क्या कहा तुमने? तब स्याउन फिर बोलता है, वेक्टर्स और जीरोस सेम स्कूल अटेंड करते हैं, लेकिन कभी उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। जिनके पास पावर्स नहीं होते जैसे हम, क्योंकि हम लोग जीरोस है, इसलिए हमें वेक्टर्स से अलग रखा जाता है और हमें बहुत ही लॉ फैसिलिटी वाले बिल्डिंग में पढ़ाया जाता है। हमें कभी पहले लंच करने तक नहीं दिया जाता। सोसाइटी में भी यही हालत है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। तो सर मैं आपसे पूछता हूँ, हमें पढ़ा क्यों रहे हो, क्यों कर रहे हो आप, जब हमें आखिर में गुलामी ही करना है चींटी की तरह? फिर नेक्स्ट सीन में हमें काउंसलिंग रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर स्याउन का क्लास टीचर स्याउन को भेज देता है और काउंसलिंग रूम का एक टीचर स्याउन से पूछ रहा होता है, आखिर तुम्हारे रिएक्शंस का क्या मतलब है? स्याउन टीचर को कोई जवाब नहीं दे रही थी और कॉपी में बस लिख रही थी, मैं ज़ीरो हूँ, मैं ज़ीरो हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। ये सब कुछ टीचर देखकर स्याउन को बोलता है, अगर तुम नाराज़ हो ना, तब भी तुम्हें उस तरीके का बात नहीं करना चाहिए। हम चीज़ों को जाने देते हैं क्योंकि तुम यंग हो, लेकिन अगर तुम इसी तरीके से बिहेव करती रही तो तुम पर एक्शंस लेना पड़ेगा। फिर टीचर स्याउन को दिलासा देता है, देखो मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। क्या तुम जानते हो, तुम जीरो होकर भी बहुत स्मार्ट हो और सारे कॉन्सिक्वेंसेस जानते हो, फिर भी तुमने वैसा बिहेव क्यों किया? देखो स्याउन, फैक्टर्स की वजह से ही हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तुम्हें भी उनके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए। टीचर की बातें सुनकर स्याउन मनी मन बुदबुदा रहा होता है, यार कितना पकाऊ है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। फिर टीचर स्याउन को क्लासरूम में भेज देती है। स्याउन क्लासरूम में जाकर खिड़की से बाहर झांक रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है, दोह्यून तुम्हें तो मेरे क्लास में आ जाना चाहिए था यार, अभी तो लंच टाइम है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, कहाँ हो तुम? मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ अभी। दोह्यून स्याउन का नेबर होता है जिसको स्याउन लाइक करता है। फिर स्याउन क्लासरूम के बाहर आकर इंतज़ार करते हुए खुद से ही बोल रहा था, यार मुझे बहुत भूख लगा है। तभी एक लड़की दौड़कर स्याउन की तरफ आ रही होती है और चिल्ला चिल्ला कर स्याउन का नाम ले रही होती है। तो स्याउन उसकी तरफ देखकर पूछता है, जोंगुई क्या बात है? जोंगुई बोलता है, तुमने वो सारा का सारा क्योस मिस कर दिया अभी। तभी स्याउन थोड़ा उलझन भरी सवालों में पूछता है, क्योस, कैसा क्योस? तब जोंगुई थोड़ा हकला कर बोलता है, अरे तुम उस लड़के को जानते हो ना, वो तुम्हारा नेबर जिसके साथ तुम स्कूल आते हो, उसे बहुत चोट लगा है। अरे वो जो सो कॉल्ड प्रिंसेस था ना वेक्टर स्टूडेंट्स का, उसने दोह्योन को प्रपोज किया था। दोबारा दोह्योन ने उसे मना कर दिया, जिसके वजह से वो फूट फूट कर सबके सामने रोने लगी। और ये सब कुछ जब चेयरमैन के ग्रैंडसन ने देखा और उसने अपने पावर से दोह्योन को पीटा, जिसकी वजह से दोह्योन बहुत बहुत हालत ख़राब है। ये सब सुनकर तो सोह्योन का हालत बहुत ख़राब हो जाता है, वो बहुत डर जाती है और वो तुरंत भागने लगती है। भागकर दोह्योन के पास जाती है और जाकर दोह्योन को बुलाती है, दोह्योन मुझे पता था तुम यहीं होगे। स्याउन सांस छोड़ते हुए पूछता है, दोह्योन तुम्हें इतना चोट कैसे लगा? दोह्योन स्याउन को शांत करने के लिए मुस्कुराकर बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। फिर स्याउन दोह्योन का हाथ पकड़कर उसे बोलता है, क्या तुम वाकई में ठीक हो? मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ।
तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम ठीक हो जबकि उसने तुम्हारा हाथ जला दिया। फिर सीन कट होता है और पास्ट में जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक लड़की रो रही होती है और बोल रही होती है, क्यों तुम मुझे डेट नहीं करना चाहते। दोस्तों, ये वही लड़की है जिसने दोंग्यों को प्रपोज किया था, जिसके वजह से दोंग्यों घायल हुआ था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर स्याउन दोयोन को बोल रहा होता है, मुझे पता है एरी ने फिर से तुम्हें कन्फेस किया था और तुमने मना कर दिया, जिसकी वजह से वो फूट फूट कर रोने लगी। और वो गुस्सेल आदमी जो उससे लाइक करता है, उसने अपने पावर्स तुम पर इस्तेमाल किए, है ना। सीन दोबारा पास्ट में आता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो अपने पावर्स एक्टिवेट करके चिल्ला कर गुस्से में बोल रहा होता है, तेरा हिम्मत कैसे हुआ उसे रुलाने का, यू वर्थलेस जीरो। हिम्मत कैसे हुआ तेरा एक फैक्टर को उकसाने का। ये बोलकर वो लड़का हमला कर देता है अपने पावर से, जिसकी वजह से दोंग्योन का हाथ जल जाता है। दोस्तों, आपको एक बात बताना भूल गया था, जिस लड़की की वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ उस लड़की का नाम एरी था। और ये लड़का जो इसको पीट रहा था, ये लड़का एक्चुअली में इस पूरे स्कूल का चेयरमैन का ग्रैंडसन है, यानी कि पोता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर स्याउन दोह्योन को टॉन्ट मार रहा होता है, तो प्रैक्टिकली हर दिन लड़कियां तुम्हें प्रपोज करने आती है ना। स्याउन का टॉन्ट सुनकर दोह्योन हंसने लग जाता है। दोह्योन चिढ़कर बोलती है, हंसना बंद करो, क्या इसी तरीके से तुम हर रोज मार खाते रहोगे। थोड़ी देर के लिए प्रपोजल एक्सेप्ट करने का प्रिटेंड क्यों नहीं करते, उसे रुलाना ही क्यों है। तभी दोह्योन पूरा सीरियस हो जाता है और सीरियस होकर बोलता है, There's no way I'm doing that. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। स्याउन, मेरे तरफ देखो, मैं उस लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों करूँ जब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। स्याउन टोकते हुए बोलती है, पर तुम्हें चोट लगा है इसी वजह से। तभी दोह्योन स्याउन को अपने पास बिठाता है और बिठाते हुए उसके कमर पे स्क्वीज करता है और शरारती ढंग में एक्टिंग करते हुए बोलता है, यार मुझे चोट लगा है, सचमुच दर्द कर रहा है यार, इनफैक्ट बहुत सीरियस दर्द कर रहा है मुझे। तो स्याउन बोलता है फट से, कहाँ, किधर, कहाँ, कैसे लगा है, दिखाओ मुझे। तब दोह्योन बोलता है, यहाँ इधर दिल पे लगा है, तो इसीलिए मुझ पर गुस्सा करने के बजाय मुझे थोड़ा सा एक किस दे के थोड़ा दर्द को कम कर दो ना। तब स्याउन प्यार से दोह्योन की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, उफ, ये लड़का ये चाहता है कि मैं इसे फिर से पैम्पर करूं, पर इसका इंजरी तो देखो, इसको वाकई में बहुत ज्यादा चोट लगा है। फिर दोह्योन फटाक से स्याउन को किस कर देता है। किस करने के बाद स्याउन दोह्योन से पूछता है, तुम फिर से मेरे साथ खेल तो नहीं रहे हो। तो दोह्योन बोलता है, नहीं यार, मैं तो तुम्हें बस किस कर रहा था, क्योंकि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें भी चोट लगा है। मुझे पता है, वो लोग तुम्हें फिर से काउंसलिंग रूम में लेके गए थे ना, ताकि तुम्हें फिर से कैद कर ले, है ना। तो स्याउन पूछती है, तुम्हें कैसे पता ये सब। तो दोह्योन बोलता है, तुम्हारे दोस्त ने बताया मुझे। खैर, उनकी बातें मत सुनो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम जो चाहोगे वो बन जाओगे। तब स्याउन थोड़ा इमोशनल हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, क्या किसी के साथ सेम वेवलेंथ पर होना ऐसा ही लगता है। तुम हमेशा वही कहते हो जो मुझे सुनना है, कितना अजीब है यार। तब स्याउन सोचना छोड़कर दोह्योन को बोलता है, तुम्हारे शब्द मुझे किसी ना किसी तरीके से बहुत बेटर फील कराता है। तब दोह्योन बोलता है, तो फिर अब से मैं हमेशा तुम्हारे साइड पर रहूंगा और तुम्हें चेयर करता रहूंगा। बोलकर दोह्योन स्याउन को किस करने लगता है और फिर स्याउन मन ही मन सोचता है, तुम हमेशा से मुझे वैसा ही देखते हो जैसे मैं हूँ, एक जीरो के तरह नहीं, एक इंसान के तरह। मैं ये सोचकर हैरान होता रहता हूँ कि हम आगे चलकर क्या बनेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ आग ही आग लगा हुआ है। आग में फंसे कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर यही बोल रहा होता है कि वो यहाँ पर वेक्टर्स क्यों नहीं भेज रहे, कोई एक वाटर पावर वाला वेक्टर्स क्यों नहीं भेज रहे, जबकि यहाँ पर इतना आग लगा हुआ है। क्या वो लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हम उनके नेबर में हैं और हमारे बीच में खाली जीरोस है। तभी भीड़ में फंसा एक दूसरा बंदा कहता है, कम से कम एक वेक्टर को तो भेज दो जिसके पास हीलिंग एबिलिटीज हो। तभी भीड़ में से फंसा तीसरा बंदा कहता है,
यार ये आग यहाँ पर लगा तो लगा कैसे? तो चौथा बंदा बोलता है भगवान, उस घर में एक बुढ़ा आदमी है जो खुद से चल भी नहीं सकता। ये लोग आखिर एक फायर ट्रक से क्या ही कर लेंगे। फिर हमें दोह्योन को दिखाया जाता है जो स्कूल के छुट्टी के बाद घर जा रहा होता है और तभी वो खुद से बुदबुदा रहा होता है कि यार दोह्योन, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा जब तक तुम मेरे साथ हो। लेकिन जब वो अपने बिल्डिंग के सामने पहुंचता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है। तब स्याउन को काफ़ी सारे फ्लैशबैक आने लगते हैं। फ्लैशबैक में उसके डैड उसे बोल रहा होता है आज घर जल्दी आ जाना, क्लासरूम के बस सीधा घर आ जाना, ठीक है? तब उसका मम्मी बोलता है और हाँ, फॉर ए चेंज मैं तुम्हें बता दूँ आज हम लोग मूवी देखने जाएंगे। तब स्याउन उसके मॉम डैड को बोलता है तो फिर एक काम करते, दोह्योन को भी अपने साथ लेके जाते हैं। फ्लैशबैक याद आते ही स्याउन भागने लगती है और चिल्लाने लगती है मॉम, डैड। तभी उसे कुछ और भी याद आता था। उसे तो दोह्योन ने ये भी बोला था कि नूना, मैं बहुत बीमार हूँ और मैं घर पे सो रहा हूँ, तो तुम आओगी तो मुझे उठा देना, जगा देना मुझे। गाइस मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ, नूना जो शब्द है वो ओल्डर फीमेल्स को दर्शाता है जो मेल्स यूज करते हैं कोरिया में। चारों तरफ का आग देखकर स्याउन रोने लग जाती है और रोते हुए बोलती है ये नहीं हो सकता, लेकिन ये आग सब कुछ ले गया मुझसे, मेरी प्यारी फैमिली और दोह्योन जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। तब स्याउन को याद आने लगता है दोह्योन का, कैसे दोह्योन ने उसे एक रिंग दिया था और उससे बोला था जब तुम बड़ी हो जाओगी और ये रिंग तुम्हारे उंगली में फिट आएगा तब हम शादी कर लेंगे। सो सिया, जल्दी बड़ी हो जाओ और मेरी दुल्हन बन जाओ। तब स्याउन ने उसे बोला था ठीक है, मैं जल्दी बड़ी हो जाऊंगी और मैं तुमसे शादी कर लूंगी, आई प्रॉमिस। फिर कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि जिस इंसान ने मेरे घर में आग लगाया था और मेरे परिवार और सबको मार डाला था वो स्कूल के चेयरमैन का पोता था, जिसके वजह से सब लोग मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। तो दोस्तों ये था चैप्टर 1 का एंड। अगले चैप्टर में मिलते हैं। चैप्टर 2 के शुरुआत पे हम देखते हैं स्याउन दोह्योन को रोते हुए आवाज़ लगा रही होती है, दोह्योन तुम कहाँ हो? तभी स्याउन अंदर जाने लगता है तो तब लोग स्याउन को रोक लेता है और बोलता है तुम वहाँ नहीं जा सकते। तो स्याउन बोलती है लेकिन मेरी फैमिली तो अब भी अंदर है, वो आग जल रहा है। और दोह्योन, तभी जोर से ब्लास्ट हो जाता है। तब स्याउन सपने से जाग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है आह, फिर से वही सपना, 10 साल हो गए उस बात को, लेकिन आज तक मैं उस बात को भूल नहीं पाया। तभी स्याउन दोह्योन को याद करने लगती है जहाँ पर दोह्योन उससे बोल रहा होता है नूना, जब तुम खुश होते हो मैं भी खुश होता हूँ, जब तुम दुखी होते हो तब मैं भी दुखी होता हूँ। दोह्योन के साथ गुजारते हुए वो कितने अच्छे वक्त थे और फिर वो बुरा वक्त जो मेरे ज़िंदगी में आता है। फिर हम देखते हैं स्याउन का अलार्म बजने लगती है और स्याउन खुद को ही कह रही होती है मुझे उठना होगा, अब मैं ही अकेली बची हूँ और यही मेरी रियलिटी है। ये दुनिया तुम्हारे बिना बहुत सुना सा लगता है दोह्योन, बोलकर वो खिड़की से बाहर ऐसे ही देखने लगता है कुछ टाइम के लिए। फिर स्याउन बिस्तर से उठकर रेडी होने निकलती है और रेडी होकर वो घर से निकलती है और निकलकर बस का वेट करती है। और फिर जब बस आता है तो वो बस में चढ़कर वहाँ पे कार्ड स्वाइप करती है और जब कार्ड स्वाइप कर रही होती है उसी टाइम पे उसे कुछ सुनाई देता है, कोई 0 पैसेंजर बोल रहा होता है। तो वो जब उस डायरेक्शन में देखती है तो देखता है 2 वेक्टर बस में बैठा हुआ है, उसमें से एक लड़का है और एक लड़की है। तो वो जो लड़की वाली वेक्टर होती है वो बोल रही होती है एक और 0 बस में उड़ गया, क्या सारे बस ऐसे ही है? तभी वो लड़का बोलता है नहीं, यूजुअल से आज ज़्यादा ज़ीरोज़ है, मुझे लगता है हमें कैब ही ले लेना चाहिए था। तो स्याउन अपने सीट की तरफ जा रही होती है और मनी मन बोलती है मैं सुन सकती हूँ उन्हें। आई वंडर कि उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि इतनी आज़ादी से बोल पाना भी कितनी सौभाग्य की बात है। तभी एक पैसेंजर जो न्यूज़ देख रहा होता है वो अचानक से बोलता है आह, एक और 0 मारा गया है ना। तभी हमें वो न्यूज़ दिखाया जाता है कि मर्डरर सिर्फ 20s में है और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने बड़े उम्र के जीरोस पर अटैक करके मार डाला, जिस चीज़ को रिपोर्ट बाइसेंसियो और सेंगी पार्क ने किया था। और पुलिस वाले बोल रहे होते हैं कि ये कोई घिनौना क्राइम नहीं है,
ये दुनिया तो अब ख़त्म हो चुका है। तो फिर हम देखते हैं ओबीसी न्यूज़ चैनल पर एंकर बोल रहा है एक 40 साल की उम्र के इंसान को 2 साल तक जीरो महिला का पीछा करने की जुर्म में 6 महीने तक सस्पेंड किया गया और 2 साल तक प्रोबेशन दिया गया। और एक्सपर्ट्स इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं क्यों वेक्टर्स को इतना ज़्यादा पनिश किया जा रहा है। बैकग्राउंड में स्टोरी टेलर बोल रहा होता है, जीरोस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण हमारे अगेंस्ट काफ़ी क्राइम हुआ है। ये अक्सर होता था, अब तो ये एवरीडे लाइफ का हिस्सा बन गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ लोग धरना दे रहे होते हैं जो असल में वेक्टर्स और उनके पेरेंट्स होते हैं, जो बोल रहे होते हैं एक अच्छे दुनिया और स्कूल के लिए वेक्टर्स के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम लोग जीरोज नहीं हैं, नेचुरल्स के पास भी पावर्स होते हैं, आप लोग उन्हें एक ही स्कूल में कैसे रख सकते हैं। जीरोज स्कूल के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। तो रेस्पॉन्स में गवर्नमेंट उनसे प्रॉमिस करता है कि वो लोग बहुत जल्द एक्सक्लूसिव स्कूल्स बनाएंगे ताकि वेक्टर्स बच्चों के एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर हमें स्याउन दिखाई देती है जो बस के एक सीट में बैठ जाती है और बैठकर जब वो बाहर झांकती है तो देखती है एक जीरो वाला बंदा वेक्टर से पूछता है क्या मैं भी तेरे बर्थडे पार्टी में आऊँ। तो वो वेक्टर वाला बंदा बोलता है नहीं यार, तू नहीं आ सकता, तू एक जीरो है और मेरे मॉम ने मुझसे कहा है मैं किसी जीरो के साथ ना घूमूं। स्याउन मन में सोचती है हाँ ये सही है, सोसाइटी में हमेशा ही जीरो को नज़रअंदाज किया जाता है। ये है हमारी दुनिया। यहाँ सोसाइटी को हमारे पास मौजूद पावर्स के बेसिस पे बांटा गया है। तभी हम देखते हैं बस में जो टीवी लगा है वहाँ पे एक शो चल रहा होता है। तो टीवी में एंकर प्रोफेसर का इंटरव्यू ले रहा होता है, जहाँ एंकर प्रोफेसर से पूछता है प्रोफेसर हमारे पास 5 तरीके का पावर्स वाले वेक्टर्स या यूनिवर्स है ना। हमारे पास शायद उतना ना हो जितना दूसरे पावरफुल नेशंस के पास है, पर अगर हम यूनिवर्स को हमें लीड करने दे तो हम भी कैपेबल बन सकते हैं एडवांस नेशन बनने में, है ना। तब प्रोफेसर रिप्लाई करता है एक्चुअली चीज़ें उतनी ब्राइट नहीं है कोरिया के लिए जितनी हम सोचते हैं। सारे यूनिवर्स में से हमारे पास वह ग्रुप से सिर्फ इहियोन शिन है जो 20s में है। हम बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ ऐसे रेयर यूनिवर्स जन्म ले रहे हैं जो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बुढ़ा होते जा रहे हैं हम एक अनप्रिपेयर्ड फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। तब एंकर फिर से पूछता है तो प्रोफेसर आप लेक्सिस को यूनिवर्स के समान शक्ति देने के बारे में क्या सोचते हैं। मैं अभी तक तो उनसे नहीं मिला हूँ, पर मैंने सुना है लेक्सिस भी कैपेबल है ज़्यादा पावर्स को एक्वायर करने में। तब प्रोफेसर रिप्लाई करता है लेकिन ये बहुत रेयर है किसी जीरो के लिए कि वो आगे जाके पावर को डेवलप कर सके। तो जो आप सजेस्ट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं सबके मोबाइल पे मैसेज पॉपअप करता है और वो मैसेज गवर्नमेंट के तरफ से होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि वनजंग स्टेशन पर एक जीरो से जुड़ा हत्या के कारण स्टील्थ और कटिंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 7 दिन और 30 दिन के लिए। कृपया अधिक जानकारी के लिए गवर्नमेंट वेबसाइट चेक करें। तब सिया मन में सोचती हैं तो आखिर में इस तरीके से चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर लॉ एंड ऑर्डर किसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तभी स्याउन के साइड में बैठा वेक्टर वाला बंदा चीखता है अरे ये फिर से लॉक हो गया। दिन का शुरुआत करने का क्या ही कितना बुरा तरीका है। तो वेक्टर वाली लड़की पूछती है लड़के से तो फिर आप आज कटिंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तब स्याउन मन में बोलती है ये दुनिया कितना अजीब और अनजान जगह है दोयोन। फिर स्याउन जब उनसे नज़र हटाकर सामने की तरफ देख रही होती है तब उसे दिखाई देता है एक लड़का उसकी बंदी से पूछ रही होती है हम इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रहे हैं जबकि हमें छुट्टी पर होना चाहिए था। तो लड़की बोलती है चुप रहो, मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब देखकर स्याउन खुद से ही बुदबुदाने लगती है मैं हैरान हूँ, मैंने आज तुम्हें सपने में क्यों देखा, मैं समझ नहीं पा रहा। वही पुराने दिन जहाँ तुम मुझसे कहा करते थे चलो चले नूना, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, और मैं तुमसे कहा करती थी
तुम जाओ मेरे बिना। तुम मेरे बिखरी यादों का वो हिस्सा हो। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो इमेजिन करने से खुद को रोक नहीं पाता। अगर तुम अभी भी जिंदा होते तो दुनिया कैसी होती। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ होते और मेरा हाथ थामे होते। है ना दो ह्यून, सही कह रहा हूँ ना मैं? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बंदा गुस्से में कॉफ़ी के कप को धड़ाम से टेबल पे मारता है और पूछता है, ये कॉफ़ी इतना कड़वा क्यों है? मैंने अमेरिकानो ऑर्डर किया था, ना कोई टट्टी। तभी एक स्माइल के साथ फिर स्याउन पोलाइटली बोलती है, अगर आपको इसमें पानी मिलाना था तो आपको ऑर्डर के टाइम मेंशन करना चाहिए था सर। तो लड़का बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना चाहते हो ये मेरी गलती है? तो स्याउन बोलती है, अगर ये वाकई में बहुत कड़वा है आपके लिए तो क्या हम इसमें थोड़ा पानी मिक्स कर दे? तो लड़का बोलता है, रुको, तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं है, इसका मतलब तुम एक जीरो हो? हाँ। स्याउन बंदे के बातों को सुनकर पूरा फ्रीज हो जाती है। फिर बोलती है, कोई बड़ी बात नहीं है ये होना। फिर स्याउन को लुक देते हुए सोचती है, मैं सोच ही रही थी क्यों मैंने आज इस तरीके का बात नहीं सुना। तभी वो बंदा जो कि एक फैक्टर है वो बोलता है, तुम होती कौन हो मुझ पर ब्लेम डालने वाली? तुम्हें तो ठीक से कॉफ़ी भी बनाना नहीं आता। तभी स्टोरी टेलर बोलता है, जीरोस के हाथ पर कुछ नहीं होता। दूसरे शब्दों में बोले तो ये गुस्सैल कस्टमर एक वेक्टर है जिसके पास सुपर पावर्स है। रीज बैंड्स या ब्रेसलेट्स का यूज़ उनकी पहचान और सुरक्षा के लिए साइन के रूप में किया जाता है। शुरुआत में ये एक लिमिटर के तरह यूज़ किया गया जिससे सुपर पावर्स को कंट्रोल में रख सके ताकि उन्हें आसानी से हथियार के रूप में इस्तेमाल ना किया जा सके। वेक्टर्स को इन्हें अपने लेफ्ट हैंड पर पहनने के लिए बनाया गया था, जबकि लेक्सिस ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। लेकिन वक्त के साथ ये हमारी क्लास को दर्शाने वाली एक आइटम से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया। फिर वो बंदा बोलता है, इसीलिए लोग बोलते हैं जीरोस बिल्कुल बेकार होते हैं। तुमने सुना मुझे? स्याउन के बगल वाली लड़की बिल्कुल हैरान होकर सब देखती रहती है और स्याउन सोचती है, तो इसका मतलब आधी दुनिया यूजलेस है क्या? उसके पास एक रिस्टबैंड है जिसमें एक रेड लाइन है, जिसका मतलब उसके पास कोई ऑफेंसिव एबिलिटी भी नहीं है। अगर वो इस चीज़ को जाने नहीं देता है तो मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा इमीडिएटली। तभी एक दूसरा बंदा उस लड़के के पास जाके बोलता है, बस पी लेना, क्यों नखरा कर रहा है? तो रेड टी शर्ट वाला बंदा पूछता है, तू है कौन बे? तो वो ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना हुआ बंदा पूछता है, तू कब तक लाइन रोक रखेगा? मैं तुझे सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ यहाँ से निकलने के लिए, तो हो सके तो जल्दी निकल, टाइम ख़त्म होने से पहले। तभी वो रेड टी शर्ट पहना उसका घड़ी ऑब्जर्व करता है और डर के मारे थर थर कांपने लगता है और सोचता है, बाप रे, 3 तरीके का पावर, एक फ्लैट यहाँ क्या कर रहा है? उसका ब्रेसलेट एक महंगा घड़ी जैसा है, मेरे जैसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है वो। तभी रेड टी शर्ट पहनने वाला बंदा डर के मारे थोड़ा ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोलता है, ओह हाँ सर, मैं निकलता हूँ ना, आप जाइए, ऑर्डर कीजिए। तभी स्याउन मन में सोच रही होती है, अभी सर बोल रहा है और इतना ज़्यादा पोलाइट हो रहा है ना? फिर रेड टी शर्ट वाला बंदा दुम दबाकर भाग जाता है और ब्लेजर पहनने वाला बंदा और स्याउन दंग रह जाता है कि रेड टी शर्ट वाला बंदा को भागता देखकर, और आसपास के लोग सीन को देखते हुए बहुत ही जोर जोर से हंस रहे होते। और स्याउन मन में बोलती है, वो छोटा कमीना सिर्फ कमजोरों को कुचलना पसंद करता है ना? तब ब्लेजर वाला बंदा स्याउन को बोलता है, एक अमेरिकानो देना प्लीज़, और हाँ प्लीज़ थोड़ा ठंडा करके देना। तो स्याउन बोलती है, सर इसके 4501 लगेंगे,
तभी वो बंदा कार्ड के साथ एक पेपर भी देता है जो एक नोट जैसा होता है। स्याउन कार्ड को ले लेती है और साथ में नोट को भी ऑब्जर्व करती है और सोचती है, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है इस वर्ल्ड में अकेली जीना। अगर मैं मेरे जैसे सोच रखने वाले कुछ लोगों से ना मिले होती। चलो, क्या ये कोई नया मिशन है मेरे लिए? ब्लेजर वाला लड़का बोलता है, एक कॉफ़ी तुम्हारे लिए है तो इसे मेरे प्लेस पे पीना। स्याउन मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलती है। फिर वो नोट खोल के देखती है। उसमें लिखा है, कल रात 10 बजे पब में सामान ले लेना और निकल जाना और मेरे ऑर्डर्स का इंतज़ार करना। फिर हम देखते हैं शहर में रात के वक्त स्याउन रास्ते से जा रही होती है और लाइट्स बजिंग कर रहा है। तभी सारे लाइट्स बंद हो जाते हैं तो स्याउन बोलती है, किसी रीज़न के वजह से सारे लाइट्स ऑफ हो गए हैं। अब मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो छोटे से छोटे बातों को बहुत सेंसिटिव वे में लेती हूँ और जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ मैं खुद को रोक ही नहीं पाता एंशियस हो जाने से जब भी मैं ऐसा कुछ देखता हूँ। अब क्या करूँ, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना ही होगा। मुझे याद है 10 साल पहले लगी आग के बाद मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था, एक मामूली जीरो के रूप में, सोसाइटी के सबसे लोअर क्लास के रूप में। आग बुझने के बाद मैं गई थी अपने घर के पास, पर सोसाइटी के एक अंकल और आंटी ने मुझसे कहा था, सिया यहाँ आना बंद करो, चलो वापस चलते हैं, ये खतरनाक है, यहाँ अभी भी जलने की गंध आ रही है। साथ में उन्होंने मुझसे कहा था, तुम्हें याद तो है ना सिया, घर में आग लगाने वाला तुम्हारे ही स्कूल का चेयरमैन का पोता है। फिर स्याउन जोड़ती है, लोगों ने मुझे सिर्फ झूठी तसल्ली ही दी, सहानुभूति मिली मुझे बस लोगों से और कुछ नहीं। फिर से स्याउन जोड़ती है, मैंने कहा था उन लोगों से, मुझे जाने दो चेयरमैन के पोते के पीछे, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए मेरे पास खोने के लिए भी अब कुछ नहीं है। तब उन लोगों ने मुझसे कहा था, चाइल्डिश मत बनो, हमने भी हमारी फैमिली खोई है, लेकिन अगर कोई मामूली सा जीरो इधर उधर घूमता हुआ किसी वेक्टर के तलाश में निकलता है, तुम्हें क्या लगता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तुम्हें क्या लगता है सिया कि तुम्हारी किस्मत फिर से चमक जाएगी सिर्फ इसलिए कि तुम आग में कूदने के बाद भी बच गए हो? अगर न्याय पाना इतना ही आसान होता तो हम पहले ही इसके लिए आवाज़ उठा रहे होते, लेकिन उन सुपर पावर्स के सामने हमारी कोई कीमत ही नहीं है। एटलीस्ट उन्होंने हमें थोड़ा कंपनसेट तो किया। सिया, जब तुम बड़ी हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमने तुम्हें क्यों रोका था। अगर तुम संघर्ष करते रहोगे तो चीज़ें और भी मुश्किल हो जाएंगी। अभी सियाउन सोचती है, इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, इस रियलिटी ने मुझे पूरी तरह से झकझोर दिया। उस दिन मैंने कसम खाई थी, असहाय होकर फ्लोर पर पड़ी नहीं रहूँगी और रोती नहीं रहूँगी। तभी सियाउन एक लड़के को देखती है और सोचती है, वो कौन है और वहाँ खड़ा क्यों है? कोई ब्रेसलेट भी नहीं है, हाँ, तो उसके पास कोई सुपर पावर्स भी नहीं है, फिर भी मुझे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उसके साथ। एनीवे, मेरा कल मिशन भी है। ये सब सोचते हुए जब वो जा रही होती है तभी ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा बोलता है, एक्सक्यूज़ मी मिस, वाओ तुम तो काफ़ी खूबसूरत हो गई हो, हाँ। तभी सियाउन सोचती है, आजकल इन अजीबो गरीब लोगों को क्या हो गया है, ये एक ज़ीरो है बिल्कुल मेरे जैसा, तो इसे टेक डाउन करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, लेकिन ये जानता है मैं यहाँ रहती हूँ, राइट। तब ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा बोलता है, सिया। तो सियाउन सोचती है, ये मेरा नाम भी जानता है। तो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा पूछता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो रिंग है? तो सियाउन हैरान होकर सोचती है, क्या ये सब कोई सपना है? तो ब्लैक टी शर्ट वाला में बंदा पूछता है, क्या तुम्हें वो फिट होता है अभी? सियाउन सोचती है, कभी कभी मैं सोचती थी अगर तुम जिंदा होते तो किस तरीके का एडल्ट होते। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं दोह्यून सियाउन को बोलता है, मेरे मॉम ने ये रिंग मुझे दिया है उस इंसान के लिए जिससे कभी न कभी मैं एक दिन शादी करूँगा। तो सियाउन पूछती है, क्या ये रिंग थोड़ा बड़ा नहीं है मेरे लिए? तो दोह्यून आंसर देता है,
हाँ, बड़ा तो है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द बड़ा होना है ताकि रिंग तुम्हारी उंगली में फिट हो जाए। जब ये रिंग फिट हो जाएगा तब शादी कर लेंगे, जब तुम काफ़ी बड़ी हो जाओगी इस रिंग के लिए तब। प्रेजेंट में वो लड़का बोलता है, तुम वो पहली और आखिरी लड़की हो जिससे मैंने दिल दिया है। तो लड़की शॉक्ड होकर बोलती है, दोह्योन। तब दोह्योन मुस्कुरा देता है और स्याउन को दोह्योन का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसे याद आता है बचपन के टाइम में जब दोह्योन उससे बोला करता था, सिया जल्दी बड़ी हो जाओ ताकि मेरी दुल्हन बन सकूं। प्रेजेंट में दोह्योन स्याउन को टाइटली हग करने लगता है और स्याउन सोचती रहती है, क्या ये कोई सपना तो नहीं है ना। तो वो दोह्योन को आवाज़ लगाती है और पूछती है, दोह्योन क्या तुम वाकई में दोह्योन हो। तो दोह्योन बोलता है, चलो अंदर चलते हैं। तभी स्ट्रीट के सारे लाइट्स आ जाते हैं। स्याउन दोह्योन को देखकर मन ही मन बोल रहा होता है, दोह्योन तुम मेरे नाइटमेयर्स में भी एक जवान बच्चे ही होते हो। मैंने 10 साल तक ये सोचा कि तुम मर चुके हो। दोह्योन स्याउन को एक तरफ हक करते हुए बोलता है, अरे मुझे अंदर तो बुलाओ, ठीक है ना। फिर स्याउन दोह्योन का बात सुनकर सोचने लग जाती है, लेकिन तुम मेरे सपनों में सिर्फ एक जवान लड़के ही होते हो जो कहीं और बड़ा हुआ मेरे नज़रों से दूर। क्या सिर्फ मेरे पास वापस आने के लिए। एपिसोड 3 के शुरुआत में स्याउन दोह्योन को कहती है, अंदर आ जाओ, और साथ में पूछती है, तुम्हें शायद बहुत गर्मी लगी होगी है ना। तो दोह्योन कहता है, ना मैं ठीक हूँ। अंदर आने के बाद स्याउन स्विच ऑन करती है, तब लाइट्स ऑन होता है तो दिखता है पूरा रूम मैस हो चुका है। बेडशीट, टेबल, डस्टबिन, कपड़े, किताबें, सबका हाल बहुत ख़राब है। तब दोह्योन पूछता है, तुम अकेली रहती हो है ना। तो स्याउन ऑकवर्ड होकर कहती है और पूरा रूम ठीक करने लगती है और सोचती है, कितना गंदा करके रखा हूँ मैं भूल गई थी कि मैं रूम ऐसे ही छोड़ गया था जब सुबह मैं हड़बड़ी में निकल गई थी। तो दोह्योन देखता है एक कप, कुछ अंडे, एक बोतल, मेकअप प्रोडक्ट्स फीमेल के लिए, और फिर उसे एक स्कर्ट दिखाई देता है। तो दोह्योन स्याउन से पूछती है, तुम्हें अभी भी स्कर्ट्स पहनना पसंद है ना। हालांकि हम अभी स्कूल में नहीं हैं। स्याउन उसे देखती है लेकिन कोई शब्द नहीं निकलता। फिर स्याउन को याद आता है जब दोह्योन उसे डांटा करता था, क्या मैंने तुमसे गर्म कपड़े पहनने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि स्कूल की यूनिफॉर्म का स्कर्ट पैंट से ज़्यादा ठंडे होते हैं। अपने पफर्स जैकेट क्यों नहीं पहनी। तो स्याउन बोलती थी, वैसे अभी इतनी ठंड नहीं है। प्रेजेंट में स्याउन मुस्कुराते हुए सोचती है, फिर से मुझे मेरे कपड़ों को लेकर ताना मार रहा है ना। मुझे लगता है ये दोह्योन की आदत है। तब स्याउन पूछती है दोह्योन से, क्या तुम कुछ पीना चाहोगे, कॉफ़ी या ग्रीन टी में भी। स्याउन सोचती है, मेरे घर पे और क्या क्या था। तो दोह्योन कहता है, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो स्याउन सोचती है, उसका वॉइस वो बिल्कुल मैच्योर्ड बंदे के तरह साउंड करता है। आई गेस हाँ, सेंस बनाता है, क्योंकि मैं 26 की हूँ तो वो भी तो 25 का है। फिर स्याउन पानी गर्म करने लगती है। तभी दोह्योन पूछता है, क्या यहाँ और कोई लड़का नहीं आता। तब स्याउन हैरान होकर बोलती है, क्या लड़का, रुको क्या कहा तुमने। तो दोह्योन थोड़ा ऑकवर्ड सा शक्ल बनाकर बोलता है, मैंने पूछा कि तुम्हारा कोई बीएफ है या नहीं। स्याउन को दोह्योन कैसे याद है। तभी स्याउन सोचती है, एक बच्चा जो बड़ा होकर भी उसे नूना बुलाता था, और वो जब बहुत हैंडसम था तब उसे सिया नूना बुलाता था। प्रेजेंट में स्याउन पूरे शर्म और गुस्से से दोह्योन को देखती है और सोचती है, मुझे पता है कि हम 10 साल से अलग हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका मुझ पर इतना गहरा असर होगा। तभी दोह्योन स्याउन को बेखक करते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे जवाब नहीं दोगे। क्या तुम खुश नहीं हो मुझे देखकर। 10 साल हो गया है, तुम जानते हो ना। स्याउन सोचती है, सही तो कह रहा है दोह्योन, क्योंकि मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ जबकि 10 साल बाद हम एक दूसरे को देख पा रहे। फिर स्याउन दोह्योन से कहती है, मैं पहले कॉफ़ी बना लेती हो तो तुम बैठो। तभी दोह्योन बोलता है, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। स्याउन बोलता है,
ओह ठीक है, लेकिन तभी दोह्योन स्याउन को बिल्कुल अपने मुंह के करीब लेकर बोलता है, मेरे तरफ चोरी छिपे मत देखो, मुझे ठीक से देखो। तब स्याउन सोचती है, मैं इन आँखों को जानती हूँ, ये मेरी याददाश्त से कई गहरा है, लेकिन वह वास्तव में दोह्योन के है। ये किसी मरे हुए लड़के की आंखें नहीं हैं, ये दोह्योन के है जो अब मुझसे भी लंबा हो गया है। मैं कैसे भूल सकती हूँ इन आँखों को। और तभी दोह्योन स्याउन को झुकाकर किस करने लगता है और फिर जैसे स्याउन की टी शर्ट उठाने लगता है। तभी स्याउन दोह्योन के बातों का असली मतलब समझने लगती है। मुझे अंदर बुलाओ, जब दोह्योन ने कहा था, हाँ उसने बोला था, तभी स्याउन समझती है और झटका लगता है जैसे उसे। तभी स्याउन दोह्योन को रुकने बोलती है और पूछता है, क्या यही सब तुम्हारे दिमाग में था जब तुमने मुझे कहा तुम्हें अंदर आना है? तो दोह्योन पूछता है, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? क्या 10 साल बीत जाने के बाद तुम मुझे पसंद नहीं करते? पूछकर दोह्योन स्याउन को लव बाइट देने ही जाता है तो स्याउन शर्मा कर दोह्योन को धक्का देते हुए बोलती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। तुम जानते तो हो ना, जो कुछ भी हुआ है उसे समझने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए। तब दोह्योन पूछता है, क्या मेरा दिखना तुम्हारे लिए इतना चौंकाने वाला है? और सोचता है, क्या सिर्फ ये सब मेरी वजह से? तभी स्याउन नोटिस कर लेती है दोह्योन को कि वो थोड़ा सा अपसेट सा लग रहा था, तो स्याउन पूछ ही लेती है, तुम इतना अपसेट क्यों हो? क्या तुम ही वो नहीं थे जो मेरे ज़िंदगी से गायब हो गए थे? तो दोह्योन सोचता है, तुम्हें कैसे बताओ सिया, तुम्हें सोचते ही ऐसा लगता था मुझे मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वो मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, स्याउन जब हॉस्पिटल बेड से जागती है तब सोसाइटी से एक आंटी उसे डांटने लगती है, तुम क्या सोच रहे थे हाँ स्याउन? हाँ, जब बिल्डिंग में आग लगी हो तो तुम चुपके से अंदर घुस सकते हो? तुम्हें पता है तुम भी दूसरों के साथ मर सकते थे, 5th फ्लोर पर मौजूदा लोगों की तरह। तो स्याउन रोते हुए पूछती है, क्या दोह्योन भी उनमें से एक था? तो फिर से आंटी रेस्पॉन्स में पूछती है, क्या दोह्योन? तो स्याउन जल्दी से बोलती है, हाँ दोह्योन, मेरा नेबर। तो आंटी उसे बोलती है, अब तक 5th फ्लोर से तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसे जिंदा पाया गया है। हमें कैजुअलिटी रिपोर्ट्स आने का इंतज़ार करना होगा, लेकिन आग से जो बॉडीज डैमेज्ड हो गए हैं उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। तभी स्याउन रोते हुए कंप्लेन करती रहती है, क्यों, मैं ही अकेली जिंदा क्यों बची? प्रेजेंट में स्याउन दोह्योन से पूछती है, कहाँ थे अब तक तुम और क्या कर रहे थे? मैं अभी तक ये भरोसा ही नहीं कर पा रहा हूँ तुम यहाँ हो। क्या तुम जानते हो, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। मैं तुम्हें खड़ा होकर देख पा रही हूँ। प्लीज़ मुझे बताओ, ये कोई सपना नहीं है दोह्योन। मुझे बताओ कि प्लीज़ तुम रियल में हो। जैसे तुमने कहा 10 साल हो गए हम साथ नहीं थे और तुम इतने बड़े हो गए हो कि मैं तुम्हें पहली बार में पहचान भी नहीं पाई। तो दोह्योन जवाब देता है, तुम सही हो, मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, तो तुम क्या सोचते हो? तो स्याउन बोलती है, हाँ आई गेस मैं थोड़ा सरप्राइज थी, बट आई एम ग्लैड कि तुम जिंदा और सही सलामत हो। तो दोह्योन स्याउन से पूछता है, वेल क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं 10 साल तक तुम्हारे बिना वहाँ रहकर ठीक रहा हूँ? तब स्याउन थोड़ा कंफर्ट करने लगती है दोह्योन को और दोह्योन बोलता है, मैं अपसेट हूँ क्योंकि मैं पिछले 10 साल आए तुम्हारे अंदर के चेंजेस को नहीं देख पाया, लेकिन तुम मेरे ठीक होने पर प्राउड फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा है। तभी स्याउन टोकते हुए बोलती है, रुको, मैं भी तुमसे सेम बात कहना चाहती हूँ। और दोह्योन का हाथ पकड़कर बोलती है, चलो झगड़ा बंद करते हैं और क्यों ना बात करें। मुझे जानना है तुम कहाँ थे इतने सालों तक और क्या कर रहे थे। तब दोह्योन जवाब देता है, मैं यहाँ से बहुत दूर था, कोरिया से बाहर। तो स्याउन पूछती है, तो एग्जैक्टली कहाँ पर? तब दोह्योन बोलता है, तुम
कभी नहीं जान पाओगे अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ तब भी। तो स्याउन कुछ समझ नहीं पाती और दोबारा पूछती है, मैं तुम्हें समझूं कैसे अगर तुम मुझे इतना ही बताओगे तो। स्याउन थोड़ा पास जाकर बोलता है, तुम जानते हो इतने सालों से मैं यहीं सोचती थी कि तुम मर चुके हो। तुम्हें याद है तुमने मुझसे टेक्स्ट किया था जब मैं स्कूल में थी कि तुम कब तक सोओगे। टेक्स्ट में दोह्योन ने कहा था, नूना मैं बीमार हूँ तो मैं घर पर सो रहा हूँ, तुम घर आ जाओगे तो मुझे जगा देना। लेकिन जब तक मैं पहुंची तब तक हर जगह बस आग ही आग लगा हुआ था, तो मैंने सोचा मैंने तुम्हें खो दिया, साथ में मेरा और तुम्हारा पेरेंट्स भी। इवन उस टाइम भी जब आग लगी थी मुझे पता था ये टाइम लेने वाला है और बहुत मुश्किल है किसी ज़ीरो का किसी तरह का मदद मिलना, तो मुझे तो कुछ करना ही था। तब मैंने डेप्यूटी चीफ को कहा, डेप्यूटी चीफ सेकंड फ्लोर के स्टेयरकेस पर एक सर्वाइवर है, उन्हें भटकाया और एक रास्ता बनाकर मैं अंदर घुस गई। यही वो आखिरी चीज़ है जो मुझे याद है। तब दोह्योन बोलता है, मुझे पता है मेरे पेरेंट्स गुजर गए आग लगने के बाद। और ये बातें सुनकर स्याउन फ्रीज हो जाती है। तो दोह्योन बोलता है, मैं सो रहा था जब मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था, लेकिन उसके बाद मैं बाहर निकल गया था। मैं घर पर नहीं था जब आग लगा था। मैंने तुम्हारा नाम देखा था सर्वाइवर लिस्ट में। तो स्याउन हैरान होकर सोचती है, उसे पता था मैं जिंदा थी। तभी दोह्योन फिर से बोलता है, मैंने ये भी सुना था जब तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे और तुम तुम्हारे रिलेटिव्स के घर रह रहे थे। ये सब सुनकर स्याउन को याद आता है जब उसके रिलेटिव ने उसे बोला था उसे घर से निकलते वक्त, मैं तुम्हें इसलिए अपने साथ नहीं रख रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आखिरकार जीरो का कोई यूज़ नहीं है, अगर वो स्मार्ट हो तब भी। तुम हमारे खर्चे को ही बढ़ाओगे, कोई परेशानी मत खड़ी करो, बस अपने सर नीचे रखो। अच्छा हुआ कि तुम्हारा ज़्यादा सामान साथ नहीं ले जाने को, क्योंकि वैसे भी उन्हें रखने के लिए कोई जगह नहीं होती। और हाँ, अब से तुम्हें तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। प्रेजेंट में स्याउन दोह्योन से पूछती है रोते हुए, क्या तुम जानते हो इतने सालों में मैंने क्या क्या सहा है? क्या तुमने सुना है? तुमने कहाँ से सुना है और एग्जैक्टली क्या बताया उन्होंने? क्यों अब कुछ बोल नहीं रहे हो? तो स्याउन अपने हाथ टाइट करते हुए पूछती है, बताओ तुम्हें कैसे पता है कि मैं क्या कर रही थी इतने साल, जबकि मैं तुम्हारे बारे में इतना भी नहीं जानती थी कि तुम जिंदा हो। दोह्योन बोलो, कुछ तो बोलो, कहाँ थे तुम और इतने सालों से क्या कर रहे थे? तुमने एक बार भी मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, क्यों? तब दोह्योन स्याउन को कंफर्ट करते हुए बोलता है, लेकिन मैं अभी तुम्हारे पास हूँ ना, है ना? दोह्योन स्याउन को हाथ पकड़कर बोलता है, एंड में मैं तुम्हारे पास वापस आ गया, है ना? बोल के दोह्योन फिर से स्याउन को हक करने लगता है और बोलता है, अगर तुम उस दिन बचकर नहीं निकलते तो मैं भी बहुत पहले मर चुका होता। अगर तुम उस दिन मर जाते तो मैं भी अभी तक जिंदा नहीं रहता। तब दोह्योन के आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं और रोते हुए बोलता है, मैं आया हूँ सिर्फ एक रीज़न के वजह से और वो तुम हो। फिर दोनों रोने लगता है और स्याउन रोते हुए पूछता है, तो बताओ मुझे, तुमने मुझे कॉल कभी क्यों नहीं किया? मुझे बताओ क्या हुआ था, क्यों हमारे साथ ही वो सब कुछ हुआ? रेस्पॉन्स में दोह्योन बोलता है, तुम्हें बस इतना याद रखना है, तुम जो भी करना चाहो मैं एक्सेप्ट करूँगा, मैटर नहीं करता क्या है वो। जब जिंदगी मुश्किल हो जाता है तो लोग धर्म जैसे चीज़ों पर भरोसा करने की तलाश करते हैं। मुझे यकीन है हम एक दूसरे के लिए वही बनेंगे, भले ही एक दूसरे के प्रति हमारा विश्वास और जुनून धीरे धीरे हमारे जीवन को नष्ट कर दे। इट्स ऑल राइट बिकॉज इट्स यू। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बंदा चाय के कप को पकड़ते हुए बोलता है, वेल, क्या तुम्हारा यही सरप्राइज था? मुझे लगा था दोह्योन के चले जाने पर तुम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होगे। तभी दूसरा बंदा बोलता है, नहीं,
मैं काफ़ी टाइम से ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए उसके भाग जाने पर मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। जो बंदा बैठा हुआ है वो असल में कोई सेक्रेटरी होता है जो सामने वाले बंदे को बोलता है, खैर मुझे लगता है कि मुझे आपसे इससे कम की उम्मीद तो नहीं थी। जेम्स, तो आपको पहले से ही पता है वो कहाँ है, तो मैं अभी तुरंत वहाँ आदमी भेज देता हूँ। तो जेम्स बोलता है, मिस्टर सेक्रेटरी, हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दोह्योन इसलिए भाग गया क्योंकि बाहर उसे कुछ चाहिए था। हमें कुछ वक्त तक उसका इंतज़ार करना है। फिर जिस रास्ते से वो भागा है उसी रास्ते से वो खुद हमारे पास वापस आना चाहेगा। एपिसोड 4 के शुरुआत में हम देखते हैं सुबह हो जाता है और स्याउन और दोह्योन एक दूसरे के बाहों में सोए हुए हैं। तभी स्याउन का आँख खुलता है और वो अपने आँखों को पोंछते हुए बोलती है, मेरी पलकें काफ़ी भारी लग रही है और मुझे ऐसा लगता है जैसी मेरी आंखें सूजी हुई है। फिर स्याउन अपने आँखों को रब करने लगती है और देखती है कि वो दोह्योन के बाहों में है। तब वो बोलता है मनी मन कि दोह्योन भी यहाँ पर है, बिल्कुल मेरे बगल में, हमेशा से जैसा मैं चाहती थी। फिर स्याउन को याद आता है पिछली रात कैसे वो दोह्योन के बाहों में रो रही थी और पूछ रही थी, कहाँ थे तुम, बताओ मुझे। तो दोह्योन बोलता है, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। तो स्याउन फिर से बोलती है, मैं बहुत टाइम से तुम्हें देखना चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब तुम यहाँ पर हो तो मैं बहुत उलझन में हूँ, मैं समझ नहीं पा रही। फिर दोह्योन स्याउन को और टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, मुझे बस सही शब्द मिल जाने दो, जब मुझे मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। प्रेजेंट में स्याउन सोचती है, ठीक ही है, उसने कहा कि वो मुझे सब बताएगा, तो खैर मुझे बस इस बात की खुशी है कि उसका यहाँ होना अब कोई सपना नहीं है। फिर स्याउन दोह्योन की तरफ झुक के उसे पोक कर रही होती है, तो दोह्योन बोलता है, मुझे मत छुओ। और स्याउन थोड़ा चौंक कर बोलते हैं, ओह, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया। रिस्पॉन्स में दोह्योन स्याउन को कुछ नहीं कहता, बस उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी स्याउन अपना उंगली हटाते हुए सॉरी कहने लगता है, तो दोह्योन उसका उंगली पकड़ लेता है और बोलता है, इसलिए मत रुको क्योंकि मैंने कहा है। तो फिर स्याउन पूछती है, तो फिर मैं ऐसा क्या करूँ तब। तो दोह्योन थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, इतना आसानी से गिव अप मत करो मुझ पर। तो स्याउन थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, मैंने कब कहा कि मैंने तुम पर गिव अप किया है। दोह्योन थोड़ा नॉटी सा अंदाज में बोलता है, अगर तुम्हें मुझे गुड मॉर्निंग ही बोलना है तो बदले में तुम मुझे एक किस दे दो। कम ऑन सिया, अब हम बड़े हो चुके हैं, तुम जानते तो हो। और स्याउन ब्लश करने लगती है और बोलती है, ठीक है। तभी स्याउन का हाथ स्लिप कर जाता है और दोह्योन और स्याउन का होठ आपस में चिपक जाता है, एकदम फिल्मी सीन के तरह। किस हो जाने के बाद स्याउन बोलता है, काफ़ी है ना। तो दोह्योन उसे घुमाकर बिस्तर पे पटकते हुए बोलता है, काफ़ी नहीं है, ये कोई प्रॉपर किस नहीं है। सिया, तुम जानना नहीं चाहते रियल किस होता क्या है। फिर स्याउन पूछती है, रुको, तुम इन सब में इतना अच्छे कैसे हो, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। फिर स्याउन दोह्योन की तरफ देखते हुए सोचता है, पास में तो वो हमेशा मैं ही थी जो इसका हाथ पकड़कर इसको स्कूल ले जाया करती थी और इस दोह्योन को बोला करती थी, मेरे हाथ पकड़े रहो। प्रेजेंट में दोह्योन स्याउन को टीज करते हुए बोलता है, लगता है मुझे तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा, है ना। तो दोह्योन चिढ़कर बोलता है, चुप रहो, मुझे टीज करना बंद करो। और सोचती है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने हमेशा से उसे केवल एक जेंटलमैन के रूप में ही कल्पना की है, इससे आगे कभी नहीं। फिर दोह्योन स्याउन का प्यार से हाथ को पकड़ते हुए पूछता है, मैंने जो अंगूठी तुम्हें दी थी उसे तुमने क्यों नहीं पहना। फिर स्याउन थोड़ा मुस्कुराकर गले से चेन को निकाल कर बोलता है, टड़ा, ये यहाँ है मेरे गले में। फिर दोह्योन रिंग को देखकर बोलता है, तुमने अभी तक इसे अपने साथ रखा है, क्या ये रिंग तुम्हें अब फिट आता है। तो स्याउन बोलते हैं, हाँ, परफेक्टली फिट आता है। तो दोह्योन थोड़ा कंप्लेन करने वाले लहजे में बोलता है, तो तुमने अभी तक इसे अपने गले में लटका के क्यों रखा है, पहना क्यों नहीं अपने उंगली में। तो स्याउन बोलता है, वेल, इसे मैं खुद से तो नहीं पहन सकती ना।
और क्योंकि इससे मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी और मुझे नहीं लगता था कि मैं इसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। फिर दोह्यून थोड़ा शक की निगाहों से पूछता है, क्या पहले से ही तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? फिर सियाउन हड़बड़ी में बोलता है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, आई एम फ्री, सुपर सिंगल हूँ मैं बहुत 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 सिंगल हूँ। फिर दोह्यून टीजिंग अंदाज में बोलता है, अच्छा मैं समझ गया। फिर दोह्यून स्विश करके चेन को निकालता है और चेन से रिंग उतार के सियाउन की तरफ देखते हुए बोलता है, तो अब से इसे अपने उंगली में पहने रहना, तब भी जब मैं तुम्हारे आसपास ना रहूं। इससे ऐसा लगेगा जैसे तुम मैरिड हो। बोल के वो आहिस्ता से रिंग को पहना देता है। पहनाने के बाद किस करते हुए बोलता है, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा पति अभी आ जाएगा। और ये सुन के सियाउन स्माइल करने लगती है। और फिर दोह्यून बोलता है, अब से तुम ही मेरी एकमात्र वो इंसान हो जिसे मैं मेरा फैमिली कह सकता हूँ। ये सुनकर सियाउन मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ मैं और तुम। और दोह्यून बोलता है, अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूँगा। तो फिर दोह्यून बोलता है, और अब से मेरे लिए बस थोड़ा सा ज़्यादा इंतज़ार करना। एक बार मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूँ, फिर हम एक घर खरीदेंगे और शादी कर लेंगे। तो सियाउन बोलती है, ठीक है, तब तक तुम मेरे साथ रहो। फिर नेक्स्ट सीन में सियाउन अपने कैफ़े वाले बॉस को मैसेज टाइप करता है, आज मेरे पास ज़्यादा काम नहीं था क्योंकि मैंने कल ही सारा सामान मंगवा लिया था और मैंने मीरा से कैफ़े का ध्यान रखने के लिए भी कह दिया है। तो बॉस उसे रिप्लाई करता है, ठीक है, मुझे समझ आता है कि आखिरी मिनट में कुछ काम आ गया, लेकिन अगली बार सिया मैं तुम्हें इतने कम समय में छुट्टी नहीं लेने दूंगा। तो सिया रिप्लाई करती है, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तभी दोह्यून सियाउन से पूछता है, क्या तुम अपने बॉस को टेक्स्ट कर रहे हो? तो सियाउन चिपकते हुए थोड़ा मुस्कुराकर बोलती है, हाँ, और हाँ, अगर तुम अगली बार मुझे कैफ़े छोड़ने आओगे तो मैं तुम्हें कॉफ़ी बनाकर पिलाऊंगी। फिर दोनों एक कपल के तरह शॉपिंग मॉल में घुस जाता है जिसका नाम ए मार्ट होता है। और फिर सियाउन 2 कप उठाकर दोह्यून से पूछता है, दोह्यून तुम इनके बारे में क्या सोचते हो? कितने खूबसूरत है ना? क्या हमें एक मैचिंग सेट मिल सकता है? फिर दोनों कपड़े वाले सेक्शन में जाता है। जाने के बाद सियाउन दोह्यून को देखकर कहता है, तुम इनमें से एक कपड़ा ट्राई क्यों नहीं करते अभी, और हम कुछ एक्स्ट्रा भी ले लेंगे घर के लिए। तो दोह्यून बोलता है, श्योर। फिर सियाउन कपड़ा दिखाकर पूछता है, तो फिर देखो, चूज़ करो, कौन सा तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। देखो दोह्यून, मुझे नहीं पता कि आजकल तुम किस तरीके के कपड़े पहनते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चूज़ करो। तो दोह्यून बोलता है, मुझे दोनों में से कोई भी चलेगा। तो सियाउन बोलती है, चलो ना दोह्यून, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ढूंढना चाहता हूँ जो तुम्हें सच में पसंद आए। साइड में एक लड़का सियाउन को देखकर सोच रहा होता है, यार वो लड़की तो वाकई काफ़ी सुंदर है। देखकर ही लगता है कि साला काफ़ी ठरकी है। सियाउन दोह्यून से पूछ रहा होता है, क्या तुम थोड़ा कोऑपरेट नहीं कर सकते कपड़े को पसंद करने में? और दोह्यून उस लड़के को एक खतरनाक वाला लुक दे रहा होता है जिससे लड़का पसीना पसीना हो जाता है और सोच रहा होता है, क्या मैंने लड़की को कुछ ज़्यादा ही घूर लिया? दोह्यून रेड टी शर्ट वाले बंदे को देखकर सोचता है, मुझे लगता है मैं गलत था। अगर इस बंदे को उस आदमी ने भेजा होता तो वो इतना आसानी से पीछे नहीं हटता। और वो रेड टी शर्ट वाला बंदा पूरा पसीना पसीना होकर रखा हुआ है। और इधर सियाउन सोच रही होती है, अगर मैं इंस्टॉलमेंट सेविंग अकाउंट्स को तोड़वा लूँ तो कुछ टाइम के लिए गुजारा करने को मदद तो मिल ही जाएगा। मतलब पूरा फनी सीन है अगर एक तरफ से देखा जाए तो। फिर हम देखते हैं कि तो फिर दोह्यून सियाउन को बोलती है, ठीक है, तो फिर मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, चलो ऑल डन, चलो अब चलते हैं। तभी सियाउन बोलती है, अरे रुको, थोड़ा पेंस भी ले लो। फिर दोह्यून थोड़ा सियाउन के पास आकर फुसफुसाकर बोलता है, यहाँ का एम्प्लॉई कुछ देर से तुम्हें ही देख रहा था। तो सियाउन बोलती है, क्या? फिर दोह्यून सियाउन का हाथ पकड़कर खींच के ले जाने लगता है बिलिंग काउंटर के तरफ। और सियाउन सोचती है, तुम कहाँ से आए थे?
जब तुम अचानक कहीं से सिर्फ अपने कपड़ों के साथ प्रकट हुए। मैं चिंतित नहीं होना चाहती, लेकिन मैं इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। खासकर तब जब मुझे एहसास होता है कि तुमने सिर्फ सस्ते कपड़े चुने हैं, जैसे कि तुम्हें पता हो कि मेरा बजट कितना टाइट है। तभी बिलिंग काउंटर वाला बंदा बोलता है, आपके 1,70,000 वॉन हो गए। तभी सियावन सोचती है, यानी $170। क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ? मैं वैसे भी दोहियों को वो सब कुछ देना चाहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, और बिल्कुल एक्ट करना चाहती हूँ जैसे हमारे बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं है, यानी हम लोग कभी अलग हुए ही नहीं थे। हम देखते हैं कि दोह्योन अपना सर सियावन के कंधे पे रखा हुआ होता है। तो सियावन पूछती है, क्या तुम थक गए हो? तो दोह्योन बोलता है, नहीं, बस तुम्हारे कंधे पे सर रखा हूँ। फिर सियावन सोचने लग जाती है और खुद से बोलती है कि मैं भी दूसरे कपल्स की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, एक कपल की तरह, जैसे लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के कमर पर हाथ डाले फ्लावर शॉप के सामने फ्लावर्स को देख रहे होते हैं। तो दोह्योन पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो सियावन से? फिर सियावन बोलता है, मैं सोच रही थी कि क्या खाना चाहिए तुम्हारे साथ में नेक्स्ट टाइम। ये सुनकर दोह्योन सियावन को पीछे से हक कर लेती है, जिससे सियावन ब्लश भी करने लग जाती है। तो दोह्योन सियावन से कहता है, वेल, मुझे लगता है मैं तुम्हारा एक बाइट लेना चाहूँगा। तो सियावन बोलती है, ए रुको, हम लोग बाहर है अभी। तभी दोह्योन स्माइल करते हुए बोलता है, मैं मजाक कर रहा था, इतना घबराओ मत, और हाँ, लेकिन इसे हल्के में मत लेना। और सियावन ध्यान से दोह्योन को देखता है और सोचता है, लेकिन जब मैं तुम्हारे उन हिस्सों को देखता हूँ जिन्हें मैं पहचान नहीं पाता, तो मैं हमारे बीच बढ़ती दूरी को महसूस किए बिना नहीं रह सकता। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके पास पीछे हटने के अपने कारण होंगे। तभी हम देखते दोनों एक शानदार से जगह पर बैठे हुए होते हैं, और दोह्योन सियावन का हाथ पकड़कर पूछता है, क्या ये वाकई में ठीक होगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? तो सियावन बोलती है, ऑफ कोर्स, कौन रहेगा अगर तुम नहीं रहोगे तो? दोह्योन शरारती अंदाज में बोलता है, थोड़ा पास आकर, कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ कर डालूं तो? सियावन बोलती है, ये हम तो एडल्ट्स हैं ना अभी, और तुम दोह्योन हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात हो चुका होता है, जहाँ पर चांद और तारे सब जगमगा रहे होते हैं, और सियावन अपने कमरे में बैठी हुई खुद ही खुद बोल रही होती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ सीक्रेट्स होते हैं और वो इतने आसान नहीं होते हैं बताना। सियावन बिस्तर से उतरकर टो पे चल के जा रही होती है ताकि वो दोह्योन के नज़रों से बच सके, और खुद से कह रही होती है, मुझे जैसे तैसे 10 बजे तक पब में पहुंचना होगा, है ना? तभी वो पीछे से देखता है कि दोह्योन उसे आवाज़ लगाते है, तुम कहाँ जा रही हो सियावन? तभी सियावन पूरा शॉक्ड हो जाता है और पसीना पसीना हो जाता है कि क्या बोले वो आप। तो सियावन बहाना देते हुए बोलती है, एक दोस्त मुझे देखना चाहता है, तो मैं कुछ सेकंड के लिए बाहर रहूँगी, तुम तब तक सो लो, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ और तुम टायर्ड भी लग रहे हो। तभी दोह्योन शांति से पूछता है, तुम कब तक बाहर रहोगी? तो सियावन जवाब देता है, हाँ, कम से कम 2 घंटे तक, या फिर हो सकता है 1 घंटे तक। दोह्योन पूछता है, क्या वो तुम्हारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है? तो सियावन बोलता है, हाँ, वो काफ़ी दूर से आए हैं मेरे लिए, तो मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। और मन ही मन सोच रही होती है, यार मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा उससे झूठ बोलने में। तो दोह्योन पूरा कोल्ड लुक देते हुए बोलता है सियावन को, ओके, और सियावन बोलता है, ऑल राइट, घर को मेरे लिए देखना, ठीक है? बोल के सियावन दरवाज़ा मार के भागने लग जाती है। और फिर हम देखते दोह्योन ने अपना एक्सरे विजन एक्टिवेट कर लिया होता है। भाई इससे पता चलता है कि दोह्योन के पास अब पावर्स आ गया है, वो कोई ज़ीरो नहीं रहा, और वो अपने पावर्स को यूज़ करके वो देखता है कि बिस्तर के नीचे कुछ है। तो बिस्तर के नीचे से जैसे ही वो निकालता है, तो ये कुछ और नहीं भाई, ये गन होता है, जिसको वो बोल रहा होता है कि ये डेजर्ट ईगल। और फिर वो अपने एक्सरे विजन के मदद से
पूरा रूम को जब स्कैन करता है तो उसे दिखता है कि एक नहीं बल्कि बहुत सारे गन्स पड़े हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि श्याओन को कोई पूछ रहा होता है, 9 क्या तुम रेडी हो पार्टी के लिए? तो श्याओन बोलती है, मुझे आज काम थोड़ा जल्दी ख़त्म करना होगा, तो इसीलिए ये जो चपड़ चपड़ है इसको बंद करते हैं। सीन जब दोhyun के तरफ शिफ्ट होता है तो वो सारे गन को निकाल कर फ्लोर पे पटक रहा होता है और दोhyun खुद ही खुद बोल रहा होता है, टोटल में 7 गन, आखिर इतना डेंजरस क्या कर रहा है मेरा नूना सीक्रेट। सीन जब श्याओन की तरफ शिफ्ट होती है तो हम देखते हैं श्याओन गन पकड़कर बैठी हुई होती है और किसी तरफ पॉइंट कर रही होती है और श्याओन को देख के पूरा का पूरा बैडेस मोमेंट याद आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि श्याओन कोई अंडर कवर एजेंट है। फिर श्याओन जिससे बात कर रही होती है उसे बोलता है उसे जल्दी से बुलाओ और मन ही मन सोच रहा होता है मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए वेट कर रहा है। ठीक है भाई लोग, चैप्टर 4 का एंड है, आप नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।